तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये एड्स नई बीमारी है, काफी नई है कि पुरानी है कि बहुत पुरानी, क्या लगता है आपको? पुरानी। एड्स 1981 में डिस्कवर हुई है और मानव इतिहास बहुत पुराना है। बैक्टीरियल डिसीजेस, सर्दी जुकाम बुखार, ये जब से मानव है तब से आया है, मगर एड्स 1981 में आया, इसका मतलब काफी नई बीमारी हो गई है। 1981 मानव इतिहास में मानो कल की ही बात हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हुआ ही नहीं था। अगर होता तो कहीं ना कहीं डिस्कवर होता। ये 1981 में डिस्कवर हुआ, इसका तो कुछ साल पहले ही आया होगा और उसके बाद पूरी दुनिया पे छा गया। ऐसा नहीं कि डिस्कवर नहीं हुआ था इसलिए हमको पता नहीं लगा, अरे कुछ साल पहले से ही रहा होगा, उसके बाद ही डिस्कवरी हो गई और उसके बाद से बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। तो एड्स की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं कि एड्स वॉर डिस्कवर्ड इन 1981 में डिस्कवरी कैसे हुई जानते हो? जब सीडीसी इसे हम कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, लॉस एंजलिस मतलब यूएसए, सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन लॉस एंजलिस को कुछ 2 बीमारियों की रिपोर्ट आई ह्यूमन के अंदर। क्या थी वो बीमारियां? एक बीमारी थी कैपोसीज सार्कोमा और दूसरा नीमोसिस्टिस कैरिनी निमोनिया। ये 2 बीमारियों की रिपोर्ट सीडीसी को मिली ह्यूमंस में। ये दो बीमारियां इतनी कमजोर बीमारियां हैं कि ये ह्यूमन में होती ही नहीं आसानी से। ये ह्यूमन का इम्यून सिस्टम इनको वाइप आउट कर देता है, चाहे ह्यूमन का इम्यून सिस्टम कमजोर भी हो। पर ये बीमारी ह्यूमन में हुई, इसका सीधा सा मतलब है कि इन ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इतना ज्यादा कमजोर है कि ये दोनों बीमारियां भी ह्यूमन को हो गई, जो कि आसानी से नहीं हो सकती। तो भैया इन्होंने पता लगाया कि क्या ऐसी चीज है जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रही है, जिस वजह से ये दोनों बीमारियां भी हो जा रही हैं। ये दोनों इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। कैसे इन्फेक्शन है? अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इनको अपॉर्चुनिटी कब मिलती है बताइए ह्यूमन को इन्फेक्ट करने की? जब ह्यूमन का इम्यून सिस्टम क्या हो, बहुत ही ज्यादा वीक हो। तो भैया ये ढूंढने में लग गए और इनको पता लगा आखिरकार कि एक वायरस है जो इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। द कॉजेटिव एजेंट व्हिच वाज वीकनिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमंस वाज फाउंड आउट टू बी अ वायरस, जिसका नाम रखा गया HCLV3। पहले ये नाम रखा गया ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस 3, ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस 3, क्योंकि ये ह्यूमन के टी सेल को अफेक्ट कर रहा था। और किसको? टी हेल्पर को। बताया था ना, ये टी हेल्पर को अफेक्ट कर रहा था। मगर आगे चल के इसका नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस रख दिया गया, HIV1 एंड HIV2 नाम रखा गया। अब ये प्रेफर किया जाता है, मगर याद रखिए HIV1 इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स, कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स। HIV1 एड्स का कॉजेटिव एजेंट है। तो HIV1 HIV2 नाम प्रेफर होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस 1 एंड 2। कौन सा एड्स कॉज कर रहा है? 1। 2 वाला एड्स का पॉजिटिव एजेंट नहीं है। अब खास बात क्या है कि ये HIV उन्हीं को इन्फेक्ट करता है, उन्हीं सेल्स को जिसपे CD4+ रिसेप्टर होता है। इसका मतलब HIV इन्फेक्ट्स ओनली दो सेल विच हैज गॉट CD4+ रिसेप्टर। जिसके पास CD4+ रिसेप्टर है, HIV केवल उन्हीं सेल को अटैक कर रहा होता है। और दो सेल हमारी बॉडी में ऐसे हैं जिनके पास CD4+ रिसेप्टर है। एक तो टी हेल्पर टी सेल, और दूसरा होता है मैक्रोफेजेस। ये दोनों सेल पे CD4+ रिसेप्टर होता है, इसीलिए वायरस इन्हीं सेलों को असर करता है और टी सेल हेल्पर सेल के काउंट को क्या करने लगता है? कम करने लगता है। अब क्या होता है जरा देखें, ये HIV जो होता है ना, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू HIV इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सीमियन
इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस फाउंड इन अफ्रीकन ग्रीन सीमियन मंकीज। देखो ये HIV ना, ये अफ्रीकन ग्रीन सीमियन मंकीज के सीमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से एकदम सिमिलर है, थोड़ा सा ही अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो सीधी सी बात है, किसी तरह से ये बंदरों की बीमारियां थोड़ा सा म्यूटेट करके वायरस किसमें आ गया, ह्यूमन में आ गया। और सबसे पहले जिन ह्यूमन में ये बीमारी पाई जा रही थी, वायरस पाया जा रहा था, वो सारे ह्यूमन आश्चर्यजनक रूप से होमोसेक्सुअल मेल्स थे। मतलब पहले किसमें मिला, मेल्स में, और वो क्या थे, होमोसेक्सुअल मेल्स में ये बीमारी मिली। तो किसी वजह से, किसी तरह से ये बीमारी किसमें आ गई, ह्यूमन में आ गई। जैसे कि कोविड की बीमारी आई, तो कोविड जो है उसका उस जैसा वायरस पेंगोलिन में और बैट में पाया जाता है, वो वहाँ बीमारी कॉज करता है। मगर किसी तरह से ये कोविड बना, जो उन्हीं से सिमिलर वायरस है, दोनों को मिला दे तो वैसा ही बनता है, और कोविड ह्यूमन में आ गया। मतलब कुछ म्यूटेशन कॉज करके आ गया। कुछ लोग तो कहते हैं कि चाइना वालों ने ना बैट खा के, पेंगोलिन खा के कोविड फैलाया। कुछ लोग कहते हैं कि बैट और पेंगोलिन का उन्होंने मिला के सूप बना दिया, दोनों वायरस आ गए और ह्यूमन को इफेक्ट कर दिया। अब अटकलें बहुत सारी है, मगर हाँ, किसी तरह से म्यूटेट होके कोविड का वायरस बैट और पेंगोलिन से ह्यूमन में आया। वैसे ये बंदरों का वायरस, अफ्रीका वाले बंदरों का वायरस हमारे अंदर आ गया, इन्फेक्शन कॉज किया और बन गया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV सबसे ज्यादा नुकसान टी हेल्पर सेल को कराता है। क्या होता है कि अगर आप बात करिए कि हमारे ब्लड में नॉर्मल TH काउंट जो होता है ना, नॉर्मल टी हेल्पर सेल का काउंट होता है 1200 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। कितना होता है, 1200 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड वो काउंट होता है, नॉर्मल काउंट। जब इंफेक्शन होता है तो HIV का वायरस एक्टिव होने के बाद वो टी हेल्पर को खत्म करने लगता है, और जब टी हेल्पर का काउंट ये 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाए, तब आप कहोगे द पर्सन हैज एक्वायर्ड एड्स। अगर शुरू में उसमें वायरस आया तो आप उसे एड्स का रोगी नहीं कहोगे, आप उसे कहोगे HIV पॉजिटिव। क्या कहोगे, HIV पॉजिटिव, ना कि एड्स का रोगी। क्योंकि वायरस अगले कुछ सालों तक एकदम इनएक्टिव हो जाएगा, उस आदमी में कोई सिम्टम नहीं आएंगे। कुछ सालों बाद वायरस जागेगा और टी हेल्पर को खत्म करने लगेगा। जब वो इतना खत्म कर देगा कि हर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 200 या 200 से कम टी हेल्पर सेल रह जाएंगे, तब आप कहोगे कि पर्सन को एड्स हो गया है। इसका मतलब अब उसका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर है कि उसको कोई भी छोटी मोटी बीमारी होगी और ठीक नहीं होगी। जब ऐसा होता है, कैसा बेटा जी, जब टी हेल्पर का काउंट 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड से कम हो जाता है, तब आप कहते हो द पर्सन हैज एक्वायर्ड एड्स, तब उसने एड्स एक्वायर कर लिया है। क्या बात तो समझे बेटा जी। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें यहां पे, तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना डियर, मैक्रोफेजेस के अंदर शुरू में जाते हैं। HIV सबसे पहले इन्फेक्शन होता है तो मैक्रोफेजेस में जाता है, और मैक्रोफेजेस से ही पास होकर दूसरों में जाता है। बॉडी फ्लूइड से जो इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे में जाता है, उसमें मच ऑफ द इन्फेक्शन अकर्स थ्रू मैक्रोफेजेस एज अ पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब ज्यादातर इन्फेक्शन बॉडी फ्लूइड के साथ मैक्रोफेज जाते हैं, उससे होता है। और मैक्रोफेजेस में ही अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। पहले HIV खूब नंबर बढ़ाता है, उसके बाद टी हेल्पर पे अटैक करता है सही तरह से। इसका मतलब मैक्रोफेजेस में नंबर बढ़ाने के लिए मैक्रोफेजेस को उसने यूज किया कैसे, फैक्ट्री की तरह अपना नंबर बढ़ाया। इसीलिए मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं क्या, HIV फैक्ट्री। मैक्रोफेजेस आर HIV फैक्ट्री। ये HIV की फैक्ट्री, यहीं पे इसने अपने नंबर को बढ़ाया और फिर अटैक किया किसी पर्सन के टी हेल्पर पे और उसे खत्म करता चला गया। क्या बात तो समझे। ये पूरी कहानी थी कि 1981 में पहली बार एड्स खोजा गया। उसकी डिस्कवरी उन ह्यूमंस में जो होमोसेक्सुअल मेल्स थे और उनके अंदर ये दो बीमारियां पाई जा रही थी, कैपोसिस सार्कोमा और नीमोसाइस्टिस कैरिनी निमोनिया। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं होती, जिनका इम्यून सिस्टम वीक भी हो, पर इनका बहुत वीक था। और वीक कौन कर रहा था, HIV। ये इन लोगों ने ढूंढ निकाला कि HIV वीक कर रहा है। कैसे वीक कर रहा था, टी हेल्पर के काउंट को कम कर रहा था। और जब टी हेल्पर का काउंट जो नॉर्मली 1200 होता है, वो 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर या उससे कम हो जाए,
तो आप समझ लो अब आदमी को कोई छोटी सी बीमारी भी मार सकती है, इसका मतलब अब पर्सन को एड्स हो गया है। क्या बात को समझे? HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है? HIV एक वायरस है जो एड्स कॉज करता है, यही डिफरेंस है। अगर वायरस आया तो अगले 4, 5, 6 साल 8 साल वो कुछ करेगा नहीं, इसका मतलब पर्सन HIV पॉजिटिव है, मतलब उसके अंदर ये वायरस है, मगर अभी वायरस ने हमला करना चालू नहीं किया है। जब वायरस टी हेल्पर को खत्म करके 200 या उससे कम नंबर ले आएगा पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तब हम कहेंगे अब आदमी का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि उसे कोई भी बीमारी होगी तो ठीक नहीं होगी, तब उसे एड्स हो गया, ये कहते हैं। मतलब जी HIV का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ दवाएं हैं जो साल 2 साल आपका उम्र बढ़ा सकती हैं बस, मगर परमानेंट कोई क्योर हमारे पास HIV का नहीं है। अगर हो गया तो आदमी को मरना ही कुछ साल। अगर HIV 1 से आदमी इन्फेक्टेड है तो आने वाले कुछ सालों में उसे एड्स होगा ही होगा, कोई बचा नहीं सकता। कोई दवा हमारे पास अभी नहीं है और वो मरेगा ही मरेगा। दवा उसका जीवन 1-2 साल और बढ़ा सकती है बस, पर और नहीं बढ़ा सकती, तो उसमें मरना ही मरना है। चलिए अब हम बात करते हैं डियर HIV के स्ट्रक्चर की, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ HIV देखते हैं कैसा होता है ना। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ HIV किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, देखिए HIV का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जो हमने यहां बना रखा है। ये ऊपर की कवरिंग, चलिए देखा जाए सबसे ऊपर यहां पर इसका जो एक रिसेप्टर होता है ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये भार को बता रहा है, वेट को बता रहा है, ये इसका प्राइमरी रिसेप्टर होता है। क्या होता है? प्राइमरी रिसेप्टर। दूसरा जो है ये है इसका सेकेंडरी रिसेप्टर GP41, GP41 ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये दोनों रिसेप्टर क्या करते हैं? ये रिसेप्टर ये टी हेल्पर और मैक्रोफेजेस से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करें कि जो इसका प्राइमरी रिसेप्टर है वो टी हेल्पर के कौन से रिसेप्टर से जुड़ता है? CD4+, ठीक है? और यही मैक्रोफेजेस के कौन से रिसेप्टर से जुड़ता है? मैक्रोफेजेस के, तो दैट इज ऑल्सो CD4+। इसका मतलब इसका प्राइमरी रिसेप्टर HIV का टी हेल्पर के कौन से रिसेप्टर से जुड़ता है? CD4+। और मैक्रोफेजेस के कौन से रिसेप्टर से जुड़ता है? CD4+। इसका मतलब मैक्रोफेज और टी हेल्पर पे प्राइमरी रिसेप्टर इसके लिए क्या होते हैं? सेम, मगर सेकेंडरी डिफरेंट होते हैं। यहां पर टी हेल्पर के जिस सेकेंडरी रिसेप्टर से GP41 जुड़ता है वो CXCR4 होता है, जबकि मैक्रोफेजेस के जिस रिसेप्टर से जुड़ता है सेकेंडरी रिसेप्टर से वो अलग होता है, मैक्रोफेजेस में अलग होता है और वो होता है CCR5। इसका मतलब प्राइमरी रिसेप्टर इन केस ऑफ टी हेल्पर एंड मैक्रोफेजेस दैट इज सेम CD4+, बट सेकेंडरी रिसेप्टर ऑफ टी हेल्पर इज CXCR4 whereas secondary receptor of macrophages is CCR5। तो GP41 टी हेल्पर को अटैक करेगा तो इस रिसेप्टर से जुड़ेगा, परंतु मैक्रोफेज के CCR5 से जुड़ेगा, ठीक है? तो देखिए अंदर प्रोटीन कवर होता है, बाहर की तरफ आप देखिए तो P17 प्रोटीन कवर है, ठीक है?
और अंदर की तरफ जो प्रोटीन कवर है दैट इज P24 प्रोटीन कवर, ठीक है। और अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल ये होता है जो कि है 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद रखिएगा ये आरएनए 2 हैं, मगर दोनों कैसे हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल सिंगल है, डबल नहीं है, आपस में जुड़ते नहीं है। तो आपसे पूछेगा, पूछा क्या क्वेश्चन है कि जेनेटिक मटेरियल इसका क्या है, आप कहोगे 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखिए इसके साथ एंजाइम सिस्टम भी होता है, एंजाइम सिस्टम भी है। ये 3 एंजाइम आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एंजाइम जो ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला जो एंजाइम है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्रिप्टेज। दूसरा ये वाला जो एंजाइम आप देख रहे हो ये है इंटीग्रेज, इंटीग्रेज। और तीसरा ये वाला एंजाइम दैट इज प्रोटीएज, प्रोटीएज। तो 3 एंजाइम सिस्टम है, दोनों आरएनए अपना अपना एंजाइम सिस्टम रखते हैं। तो आपने देखा ये स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी है, बाहर GP120 प्राइमरी रिसेप्टर, GP41 सेकेंडरी रिसेप्टर, अंदर P17 प्रोटीन कोड, उसके अंदर एक और प्रोटीन कोड P24, ये बाहर के अनुसार है। और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और दोनों आरएनए का अपना 3 एंजाइम का सिस्टम है। कौन कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। एचआईवी का क्या हो गया? स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक्शन करता है एचआईवी। तो एक्शन ऑफ एचआईवी कैसे होता है उसको जानने के लिए 2 पार्ट में एक्शन करता है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोवायरस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोवायरस, प्रोवायरस। पहले ये टी हेल्पर में जाता है और चुपचाप बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोवायरस। और फिर जाके एक्टिवेट होता है नेक्स्ट कुछ सालों बाद, उसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्रोवायरस, प्रोवायरस, एक्टिवेशन ऑफ प्रोवायरस। अब देखिए फॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोवायरस। फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। ये टी हेल्पर सेल है, यहां भी हम टी हेल्पर सेल बना लेते हैं इस तरह से। ये टी हेल्पर सेल, दिस इज TH, दिस इज ऑल्सो TH। ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल अब जरा इधर देखते हैं। ये रहा वायरस, ठीक है, एचआईवी। इसमें ये सेकेंडरी रिसेप्टर, ग्रीन वाला सेकेंडरी रिसेप्टर, और ये प्राइमरी रिसेप्टर, प्राइमरी रिसेप्टर, प्राइमरी रिसेप्टर, प्राइमरी रिसेप्टर, प्राइमरी रिसेप्टर। अब ये टी हेल्पर के रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेंगे। इसका एक रिसेप्टर ये है और एक रिसेप्टर ये है। देखिए इसका जो प्राइमरी रिसेप्टर है वो क्या होता है? GP120। इसका प्राइमरी रिसेप्टर क्या होता है? CD4+। पहले तो GP120 CD4+ से रिएक्ट करता है। फिर वायरस का सेकेंडरी रिसेप्टर आप जानते हो, ये सेकेंडरी रिसेप्टर कौन सा होता है वायरस का, बताएंगे जरा? GP41 होता है कि नहीं? और इसके सेकेंडरी रिसेप्टर से ये इंटरेक्ट करता है जो कि CXCR4 होता है। इसका मतलब इसके सेकेंडरी रिसेप्टर ने अब सेकेंडरी रिसेप्टर से इंटरेक्ट किया। जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रिसेप्टर से इंटरेक्शन हो जाता है तो ये वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ इसका प्रोटीन कोड अंदर आ जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल आपको बताया था 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और एंजाइम सिस्टम, एक एंजाइम
दो एंजाइम और ये तीसरा एंजाइम, तीनों एंजाइम सिस्टम के साथ ये बाहर आ जाता है, इस सेल के अंदर पहुंच जाता है। जब GP120 इसके CD4 पर से रिएक्ट करता है और इसका GP41 CXCR4 से रिएक्ट करता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो खुल जाती है जहां साइट कांटेक्ट का होता है, इस तरह से। ये साइट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ क्या है, ओपन हो गई, ये अंदर आ गया। अंदर आने के बाद इसका एंजाइम सिस्टम और जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया। ये अब यहां पर ये एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके आरएनए पे क्या बनाएगा, डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाना, पर यहां उल्टा हो रहा है, हम यहां आरएनए पे क्या बनाएंगे, डीएनए। इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। कैसे कर रहा है जरा देखते हैं। ये देखिए, ये रहा इसका आरएनए, ये आरएनए, इस पे बना देगा ये डीएनए, ये इसने बना दिया डीएनए, तो ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड। इसने, इस वायरस ने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जो इसके आरएनए में थी इस हरे वाले डीएनए में डाल दिया। अब होस्ट से छुपने के लिए इसको अपना आरएनए काटना होगा, क्योंकि हम लोगों के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे रिबोन्यूक्लियेज H का इस्तेमाल करके होस्ट की मशीनरी के अपने आरएनए को काट देता है। आरएनए को क्या करता है, काट देता है। ये देखिए आरएनए के ना टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये आरएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये इस डीएनए पे एक और डीएनए बना लेता है, ये इस तरह से। तो ये बन गया DS डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या किया इसने, अपने आरएनए पे डीएनए बनाया, अपने आरएनए को काट दिया, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो इसने डीएनए में डाली दी है। फिर उस पर एक और डीएनए बनाया ताकि वो हमारे डीएनए जैसा दिखे, ताकि वो हमारे क्रोमोसोम में जा सके। और नेक्स्ट स्टेप में ये होता है डियर कि यहां पर एक एंजाइम होता है, अभी बताया था, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज ये इस डीएनए को हमारे क्रोमोसोम के साथ जुड़वा देता है, नाम ही है इंटीग्रेज। अरे आता है भैया, कहता है कि यार अरे अपने ससाराम के, आप भी ससाराम के देखिए, भले आपने बनारस में घर बना लिया है, ये भी ससाराम के हैं, आपका पूछता नहीं घर ससाराम, तो 2-4 दिन के लिए रख लीजिए अपने पास भाई। तो इसको अच्छा आदमी लगता है, हमारे क्रोमोसोम को वायरस एक जैसा लगता है कि अरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो है, हमारे जैसा ही तो है, और ये इसको कहता है आओ कुछ दिन रह लो। ये आता है और चुपचाप शांति से यहाँ रह जाता है, प्रो वायरस बना लेता है। आते ही हमला नहीं करता, अपना असली रंग रूप नहीं दिखाता, पहले दोस्त बनता है और फिर ये बन जाता है क्या, प्रो वायरस। यहाँ पर चुपचाप कई सालों के लिए बैठ जाता है ये, पर अपना असली रंग ये दिखाएगा कुछ सालों के बाद, अभी नहीं दिखा रहा। कुछ सालों तक किसी वजह से ये वायरस एकदम चुप बैठ जाता है कि भैया ठीक है, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप भी ससाराम के, हम भी ससाराम के। मगर अपनी आदत से बाहर आएगा क्या ना। वायरस की आदत क्या है, मल्टीप्लाई करना, अपनी प्रोजेंसीज बनाना। कुछ सालों के बाद ये प्रो वायरस एक्टिवेट होगा डियर, ये प्रो वायरस एक्टिवेट हुआ और इसने क्या किया, इसने बनाया मैसेंजर आरएनए। क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए होस्ट की मशीनरी का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब क्या, होस्ट के राइबोसोम का इस्तेमाल करके ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। ये इसने बनाया लंबी लंबी वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन है ये, मतलब वायरस की प्रोटीन छोटी छोटी होती है, इसने लंबी लंबी बना दी। अब इसको काट के वायरल प्रोटीन बनाना पड़ेगा, तो काट कर छोटे वायरल प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीएज। ये एंजाइम भी तो काम आएगा, तीसरा था ना ये प्रोटीएज इस वायरल प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, कुछ इस तरह से। देखो वायरल प्रोटीन बना दिया इसने। अब ये क्या बना, ये बना वायरल प्रोटीन। क्या बना, वायरल प्रोटीन। इधर ये होस्ट की मशीनरी का ही इस्तेमाल करके अपना आरएनए बहुत सारा बना लेता है। आरएनए ये क्या है उसका, वायरल आरएनए। इसने वायरल आरएनए बनाया।
अब वायरल प्रोटीन और वायरल आरएनए दो चीज मिलकर पूरा क्या बना देंगे? वायरस। ये लो पूरा वायरस बन गया। ये इसके रिसेप्टर भी लग गए, ये इस पे कवरिंग भी लग गया रिसेप्टर की, और अंदर जो है ये प्रोटीन और उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल और दूसरी चीजें सारी बन गई। इस तरह से इसने क्या किया, अपना एक नहीं बहुत सारे वायरसेस बनाए। एक्टिवेट हुआ, होस्ट की मशीनरी का इस्तेमाल करके वायरल आरएनए बनाया, वायरल प्रोटीन बनाया, दोनों को असेंबल करके क्या बनाया? एचआईवी। और इस तरह से ये लाखों ऐसे वायरस बनाता है और ये टी हेल्पर को तोड़कर बस्ट करके बाहर आ जाते हैं, और ये लाखों वायरस नए टी हेल्पर को अटैक करते हैं और उनको भी फोड़ देते हैं। अब ये रुकने नहीं वाले, अब ये प्रो वायरस नहीं बनने वाले। एक बार एक्टिवेट हुए तो लगातार एक सेल को फोड़कर दूसरी लाखों सेलों को ये नुकसान पहुंचाएंगे, और इतनी तेजी से अब नुकसान पहुंचाएंगे कि जल्द ही जो टी हेल्पर सेल का काउंट 1200 पर क्यूबिक मिलीमीटर था, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में होता है, वो तुरंत ही क्या 200 या उससे कम हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब आदमी आने वाले समय में मर जाएगा। क्या बात को समझे बेटा जी? क्या बात को समझे? अब कुछ और चीजें समझते हैं कि कैसे इन्फेक्शन होता है एचआईवी का, स्प्रेड कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है। तो बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एचआईवी। एचआईवी का ट्रांसफर कैसे होता है वो बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ एचआईवी, ट्रांसफर ऑफ एचआईवी। 4 तरीके से एचआईवी का ट्रांसफर होता है। सबसे पहला तरीका, सबसे ज्यादा कॉमन अभी भी जो है वो है इंट्रावीनस ड्रग यूजर। जो सिरिंज से ड्रग लगाते हैं ना वेन्स में, वो लोग एहतियात नहीं बरतते, एक ने लगाया दूसरे तुरंत लेके लगा लिया। तुरंत अगर लेके लगाएंगे तो उस समय तक एचआईवी का वायरस मरा नहीं होगा, ब्लड में होगा। तो सबसे ज्यादा इनमें फैलता है, और आज इस समय इतने प्रिकॉशन के बाद भी सबसे ज्यादा फैलने का कारण यही है, इंट्रावीनस ड्रग यूजर। वो ड्रग यूजर जो अपने वेन्स में ड्रग्स को लेते हैं उनको इंट्रावीनस ड्रग यूजर कहते हैं। उनमें दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से खूब फैला है, इसलिए पूरी दुनिया में पहुंच गया। मगर अब आप जानते हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले एचआईवी की जांच करना अनिवार्य है। तो एचआईवी होगा तो ब्लड किसी को देंगे नहीं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आजकल नहीं पहुंचता, और हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंचता, क्योंकि वहां पर सिरिंजेस जो है ना अब डिस्पोजेबल यूज होती है। तुरंत पेशेंट को आ जाता है, जाइए ये दुकान से खरीद के लाइए, और एक बार लगाने के बाद वो तोड़ के फेंक दिया जाता है ताकि किसी और पेशेंट में इस्तेमाल ना किया जा सके। डिस्पोजेबल सिरिंजेस इस्तेमाल होती है, तो वहां भी इतनी फैलता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैलता। तीसरा है इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। एक मां को अगर एचआईवी है तो उसके बच्चे को भी एचआईवी होगा, मगर आजकल ऐसी दवाएं बन गई हैं कि मां को एचआईवी हो तो उसका पता कर लिया जाता है, और वो दवाएं दे दी जाती है, जाइडोविडाइन प्लस नाइवेरेपाइन। ये 2 दवा का कॉम्बिनेशन है जो एचआईवी पॉजिटिव प्रेग्नेंट फीमेल्स को दिया जाता है, जिससे एचआईवी उनको तो है पर उनके बच्चे में ना जाए, तो बच्चे में भी जाने से रोका जा सकता है अगर हॉस्पिटल को विजिट करें आप तो। चौथा कारण है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स। अगर डिफरेंट पार्टनर से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है जिनके बारे में आप कम जानते हैं या काफी कम जानते हैं, ऐसे में इसके होने का चांस बहुत ज्यादा है। और समाज में जिसको भी एड्स होता है लोग इसी चौथी कंडीशन से जोड़ते हैं, भले उसको ऊपर की किसी 3 कंडीशन से हुआ हो, पर समाज चौथी कंडीशन से जोड़ता है, इसलिए उसके कैरेक्टर को अच्छा नहीं मानता, लोग दोस्ती तोड़ देते हैं, उसके साथ नहीं रहते, कंपनी वाले काम से निकाल देते हैं। पर ये सब गलत है, क्योंकि एचआईवी किसी को हो गया तो एक तरह की बीमारी ही तो है, आप उसे काम से नहीं निकाल सकते, दोस्ती भी मत तोड़िए। एचआईवी छूने से, साथ खाने पीने से, साथ बैठने से, दोस्ती करने से, मोबाइल पे बात करने से, व्हाट्सएप पे मैसेज करने से नहीं फैलता कि तुमने एड्स वाले रोगी को व्हाट्सएप मैसेज किया, उसका मैसेज आया, उसके साथ वायरस आ गया, और फोन में भी वायरस और हमारे में वायरस, ऐसा कुछ नहीं होता। तो छूने से, खाने पीने से एचआईवी नहीं फैलता। अगर किसी को आपके संपर्क में, आपके मित्र को एचआईवी है तो आपको उसके साथ संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि और अच्छा मधुर बना लेना चाहिए, क्योंकि वैसे उसकी लाइफ के कुछ ही दिन बचे हैं और आप दोस्ती तोड़ के उसे कष्ट पहुंचा रहे हैं। ये मॉरली भी गलत है, लीगली भी गलत है। अगर कंपनी वाला किसी को निकालता है काम से इस आधार पे कि एचआईवी पॉजिटिव है, तो ये लीगल ग्राउंड पे क्या है, गलत है, नहीं निकाला जा सकता, हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं देता। क्या बात को समझे? 4 ही मुख्य तरीके क्या बताया आपको? पहला इंट्रावीनस ड्रग यूजर, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है, तीसरा इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में, और चौथा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। ये 4 साधन है जिससे ये एड्स फैलता है। क्या बात को समझे बेटा जी? अब बात करते हैं, फैल ही गया तो क्या करें? ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी। ट्रीटमेंट है पर कुछ ही समय का, पूरी तरह नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी, एचआईवी का ट्रीटमेंट।
HIV का ट्रीटमेंट देखिए, ये एक दवा है ज़ाइडोवियोडाइन, या इसी को AZT कहते हैं, एज़िडोथाइमाइडिन। ये दवा बहुत पहले से यूज होती आ रही है और जो एड्स पेशेंट है उनकी चॉइस है यही ज़ाइडोवियोडाइन, AZT, एज़िडोथाइमाइडिन। ये क्या करती है? ये वायरस के जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उसे ये ब्लॉक कर देती है। ये दवा इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी तो वायरस अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है, और प्रोजेंसीज नहीं बना पाएगा और इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म। मगर साथ ही साथ इस दवा का एक साइड इफेक्ट है बहुत बुरा, ये कॉज करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो को खत्म कर देती है समय के साथ, साल 2 साल में। तो आदमी HIV से नहीं मरता, एनीमिया से मर जाता है। बोन मैरो रहेगी तो ब्लड नहीं बनेगा, उससे मर जाता है। इसीलिए ये दवा HIV पेशेंट की लाइफ को साल 2 साल बढ़ा सकती है, पर बहुत ज्यादा सालों के लिए नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि इसका क्या है, साइड इफेक्ट है। एक और दवा है दूसरी, ये जो अभी बताया था ज़ाइडोवियोडाइन प्लस साथ ही साथ नाइविरेपाइन, ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट फीमेल्स को, HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट फीमेल्स को, ताकि HIV का इन्फेक्शन उनके बच्चे में ना पहुंच पाए। माँ में तो है, पर ये दवा रोक देगा उसके मल्टीप्लिकेशन को और HIV का इन्फेक्शन उनके बच्चे में नहीं पहुंच पाएगा, कम से कम बच्चा बचा रहेगा HIV के इन्फेक्शन से। आजकल एक और दवा पे काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से सफलता तो मिली है पर पूरी तरह से नहीं मिली, पर आने वाले समय में ऐसा लगता है कि सफलता मिलेगी और ये दवा एड्स पेशेंट के दिल को जीत लेगी और उनकी लाइफ को कई सालों बढ़ा सकती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और टेक्निक का नाम है हार्ट, बड़ा दिल, HEART नहीं, HAART, हार्ट। इसका मतलब क्या है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। आप जानते हो कि RNA पे DNA बना रहे तो एड्स का वायरस क्या हुआ, रेट्रो वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है ना, इसीलिए रेट्रो वायरस कहते हैं। ये टेक्निक हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जो एड्स के पेशेंट का इलाज कर सकती है। ये 2 चीजों पे वर्क करती है डियर, एक पे नहीं 2 पे। अगर केवल एक पे वर्क करती थी दवा तो वायरस अक्सर म्यूटेंट बना लेते थे और साइड इफेक्ट भी था इसका, मगर यहां पर ये 2 पे वर्क करेगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को भी ब्लॉक करती है, ट्रांसक्रिप्टेज, ये दवा उसको भी ब्लॉक करती है, और दूसरा प्रोटीएज को भी ब्लॉक करती है। इसका मतलब दोनों का ब्लॉक करने के बाद उसका म्यूटेंट बना पाना HIV के लिए पॉजिटिव नहीं है, और अभी तक इसका कोई साइड इफेक्ट भी पता नहीं लगा है, नो साइड इफेक्ट। अगर साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये वायरस के 2 चीजों पे वर्क करी तो वायरस म्यूटेंट नहीं बना पाएगा, साइड इफेक्ट नहीं है तो आदमी सालों साल इसे खा सकता है। इसका मतलब एड्स पेशेंट की जिंदगी अगर ये दवा आ जाती है चलन में और सब कुछ सही रहता है, कई सालों के लिए बढ़ जाएगा। जब तक दवा लेता रहेगा वो जिंदा रहेगा, एड्स से मरेगा नहीं। क्या बात को समझे बेटा जी? ये बात हुई किसकी, एड्स की। एड्स पे जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं सब इस थ्योरी से कवर हो जाएंगे, ठीक है।